माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका करेंगे पार्ट 2। सो पार्ट 1 हम लोगों ने कल ही कर दिया था एंड आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि कौन सा सब टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड स्वागत है हमारे डे 7 में। तो हमने 30 डे चैलेंज जो लिया था, इस चैलेंज में क्या मैंने आपको बताया था कि आपका सोशल साइंस और आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका पूरा सिलेबस मैं इन 30 डेज में कंप्लीट करवाऊंगी विथ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, एमसीक्यू सारे कंप्लीट करवाऊंगी। सो इसी 30 डे चैलेंज में आज हमारा 7वां दिन है एंड आज हम लोग कोशिश करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 2 यानी कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ लें। ठीक है, हम लोग रटने नहीं वाले, हम लोग समझेंगे। जब कोई चीज़ हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग आराम से लिख भी सकते हैं, इजंट इट। तो अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज यहाँ पे इस चैप्टर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, बट एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जस्ट आप अपना बुक खोलो, एनसीईआरटी का वो हिस्ट्री का बुक खोलो एंड उसका जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एक बार जस्ट रीड आउट कर लो, एक बार जस्ट पढ़ लो। ठीक है, एंड ताकि क्या होगा कि जो भी आज अपने पढ़ा है, जो भी वीडियो देखा है या जो भी पढ़ा, वो एकदम सेट हो जाए दिमाग में। हमको रट्टा नहीं मानना है, मतलब रट्टा तो खैर चलो, हम लोग जितना पढ़ते रहेंगे उतना रट्टा मतलब अपने आप वो याद होता जाएगा। ठीक है, एंड इसको अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे कि नहीं मुझको पढ़ना है, एग्जाम है, तो सच में भूल जाओगे। एज अ स्टोरी की तरह पढ़ो, जैसे हम लोग को गाने के लिरिक्स हमेशा याद रहते हैं, कौन से फिल्म में क्या हुआ था वो याद रहता है, बिकॉज वो क्या है, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग उसको देख रहे हैं एंड वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। तो उसी तरीके से इसको भी पढ़ो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। एंड एक और चीज़ है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, तो वहाँ पे आना, वहाँ पे एक ग्रुप भी है, तो उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी मतलब टॉपिक में, यानी कि सोशल साइंस और इंग्लिश में, तो बेझिझक यहाँ पे आप पूछ सकते हो एंड डोंट वरी, आप वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा फीस या कुछ पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, नेपोलियन किस तरीके से भाई इमर्ज हुआ था, मतलब किस तरीके से वो एक एम्परर बन गया था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अब नेशनलिज्म किस तरीके से यूरोप में मतलब बना, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने कल भी बोला था कि यूरोप जो कंटिनेंट था उसमें पहले कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे, तो किस तरीके से नेशन स्टेट्स बने एंड किस तरीके से ये नेशनल सेंटिमेंट्स बने, वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप देयर वाज नो नेशन स्टेट्स, वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. तो पहले ना छोटे छोटे पता है क्या थे, ऐसे छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, किंगडम्स हो गए, डचीज हो गए, कैंटन्स हो गए, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइडेड थे। ठीक है, एंड वहाँ के जो रूलर्स थे, ठीक है, मान लो कि कोई किंगडम है एंड वहाँ का जो रूलर है, ठीक है, वो इस पूरे किंगडम में अपना ही मर्जी का जो भी काम था वो करता था, उसके पास एक ऑटोनोमस मतलब जो पावर था वही वो करता था। ठीक है, वो किसी का मतलब ये नहीं दिखता था कि ये करने से किसका भला होगा, वो हमेशा ये सोचता था कि मेरा किस तरीके से भला होगा, है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती है, मोनार्कियल रूल जो बोल लो। ठीक है, बट अभी जैसे देखो जर्मनी को एक अलग नेशन के हिसाब से देखते हैं, इटली को एक नेशन के हिसाब से देखते हैं, पर ऐसा नहीं था। हमारा इंडिया भी, अगर हम लोग बहुत पहले की बात अगर देखें तो हमारा इंडिया भी पहले इंडिया नहीं था, वो एक टेरिटरी मतलब एक किंगडम था, है ना, कैसे महाराजा राजा लोग रहते थे, तो वैसे ही यूरोप में भी वही हाल था। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived डाइवर्स पीपल्स। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की हालत कैसी थी, मतलब वहाँ पे ना ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, यानी कि मोनार्कियल रूल था, जहाँ पे डिफरेंट पीपल रहते थे, यानी कि डाइवर्स पीपल, यानी कि लोग जो एक दूसरे से भिन्न हो, अपने कल्चर के हिसाब से हो बोल लो या जो भी है,
एक दूसरे से अलग होते थे, वो सारे लोग उसी टेरिटरी में रहते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली समझ सकते हो कि जब अलग अलग मतलब एक ऐसा ही एक मान लो कि एक रीजियन है, ठीक है ना, एक किंगडम है मान लो, एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ अलग लोग रहते हैं, इनकी मेंटालिटी कुछ अलग है, इनका कल्चर कुछ अलग है, इनकी आइडेंटिटी कुछ अलग है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, इनका कुछ कल्चर, ये इनका अपना अपना एक कलेक्टिव, इनका अपना एक आइडेंटिटी है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे लोग एक राजा के अंडर में रहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे लोग खुद को मतलब दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। उन सारों मतलब सारे लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या एक कॉमन कल्चर नहीं था, इजंट इट। तो ये चीज था उनमें। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। इवन मान लो कि यहाँ के लोग कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, यहाँ के लोग कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, एंड इनका कल्चर अलग होता था। ये डिफरेंट ऐसे एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, ठीक है ना। बट अभी जैसे देखो, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, अब हमने ये देखा है ना कि इंडिया में मतलब इंडिया में भी डाइवर्स पीपल ही है कि नहीं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, इजंट इट। वहाँ के मतलब कुछ अलग लैंग्वेजेस हैं, कुछ अलग जैसे कि ट्राइबल्स मान लो वो भी हैं, तो डिफरेंस तो है, बट फिर भी हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारा देश जो है एक नेशन है। बट पहले एक नेशन नहीं होता था, ठीक है ना, मोनार्कियल रूल चलता था, वहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट चलता था, तो इसीलिए वहाँ पे ना वो लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं देखते थे, ये चीज था। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। आपको ये दिख रहा होगा कि हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ पे मतलब उसका ये था, राज था, मतलब किस किस जगह में था। तो ये जो है हैब्सबर्ग एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया हंगेरी पे रूल करता था। एंड ये एक ऐसा एम्पायर है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना कि कहाँ गया, रुको, यस, सी under autocratic monarchies within the territories of which live diverse peoples, यानी कि डिफरेंट पीपल्स रहते थे, है ना, डिफरेंट मतलब छोटे छोटे टेरिटरीज वगैरह थे। तो ये भी जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, इट वाज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजियंस एंड पीपल। आपने कभी बेगर जो मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, स्कूल प्रोग्राम हो, मान लो कोई भी एक मतलब होता है ना जो बेगर का गेटअप लेता है, वो अपने शर्ट में मान लो कि एक शर्ट है, ठीक है, ये एक शर्ट है, तो उसको क्या दिखाना है कि ये फटा पुराना है, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट कलर के कपड़े ऐसे यहाँ पे जोड़ लेगा, इजंट इट। वेट आई विल शो यू, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्लोथ्स को ऐसे जोड़ना, इसको कहते हैं पैच वर्क, ठीक है। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर भी एक पैच वर्क था, यहाँ पे डिफरेंट जो है रीजियंस थी, डिफरेंट रीजियंस थे, एंड यहाँ पे डिफरेंट पीपल थे। यहाँ पे एल्पाइन रीजियन भी था, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर एल्पाइन रीजियन में भी रूल करता था। ये एल्पाइन रीजियन क्या बला है, ये देखो, आपको एल्प्स याद होंगे शायद, जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंज के आसपास का जो जगह है उसको कहा जाता था एल्पाइन रीजियन। तो एल्पाइन रीजियन क्या क्या है, जैसे कि है टाइरल है, जैसे आपको यहाँ पे टाइरल दिख रहा है, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, सडेटनलैंड है, बोहेमिया है, ठीक है, ये कुछ ऐसे ही एल्पाइन रीजियंस भी इसी हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आते थे, ठीक है। जहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी जो था, वो लोग ना जर्मन स्पीकर्स थे, वो जर्मन में बात करते थे, ठीक है, जो एल्पाइन रीजियन था। ऑल्सो हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे, जैसे कि ये देखो लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ठीक है, ये इटली का है, राइट। ऑल्सो इन हंगेरी, आपको ये हंगेरी दिख रहा है, half of the population spoke Magyar while the others spoke a variety of dialects। तो जैसे यहाँ पे देखो हंगेरी में क्या था, लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते थे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन magyar में बात करता था, एंड बाकी 50% ऑफ द पॉपुलेशन वो डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है। तो इस तरीके का सीन था। तो एक चीज हमें क्या क्लियर हो गया कि यहाँ जो है, ये जो एम्पायर जो है, इसमें डिफरेंट रीजियंस है, डिफरेंट टेरिटरीज हैं, ठीक है, एंड उन टेरिटरीज के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी एक कल्चर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे लोगों के मन में एक नेशनल सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं जगेगी। अब मुझे बताओ, ये लोग क्यों एक दूसरे के प्रति मतलब एक कैसे समझ ले कि ये अपना एक नेशन है, ये तो नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पे एक मोनार्कियल रूल चलता है,
एंड यहाँ पे डिफरेंट रीजियंस है, सब अलग है, एक दूसरे से सब भिन्न है, तो कुछ तो कॉमन होना चाहिए ताकि उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आए। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा हैब्सबर्ग एम्पायर के एग्जाम्पल में, हम लोगों ने समझ लिया कि यूरोप का क्या हालत था उस समय। किस समय की बात करें हम लोग? मिड 18th सेंचुरी की बात करें, ठीक है। अब देखो, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो ये जो इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन के जरिए हम लोगों ने ये देख लिया कि उस जमाने में यूरोप में ना नेशनल सेंटिमेंट्स ग्रो नहीं हुए थे। तो नेशनल सेंटिमेंट्स ग्रो हुए कैसे, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के जरिए। अब सवाल ये आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी, या एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? ये ना रिच और एलिट्स जो थे ना, उनको कहा जाता है एरिस्टोक्रेट्स, और ये ना डोमिनेंट क्लास था। ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, इसका नाम है राजू, ठीक है, और इसका नाम है क्या नाम दे, बीजू ठीक है। अब राजू के पास ना बहुत पैसा है, ये बहुत रिच है, बट बीजू बहुत ही गरीब है। अब वो कहीं पे भी, ये दोनों कोई काम है मान लो, ठीक है, कोई कहीं पे अगर जाएंगे ना, तो लोग ना पहले राजू का काम करेंगे, क्योंकि इसके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा और बीजू के पास पैसे नहीं है। और ये क्योंकि इसके पास पैसे भी है तो इसके पास पावर भी होगा, इजंट इट? तो ये क्या करेगा, अपना डोमिनेंस जो है ना वो दूसरों पे थोपेगा, अपना पावर दूसरों पे थोपने की कोशिश करेगा, जैसे कि हर जगह पे होता है। एरिस्टोक्रेट्स जो है वो डोमिनेंट क्लास होता है, राइट। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, अभी इरेज करते हैं। हाँ, ऑल्सो एक और चीज भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स है ना, ये लेकिन कोई बड़ी सी ग्रुप नहीं है, एक छोटी सी ग्रुप ही है। एंड दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। तो इन लोगों में ना एक कॉमननेस है, ठीक है। और ये लोग एक, जैसे देखो ये लोग पता है किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, ये ना मैरिजेस के थ्रू। इस मतलब याद है पहले वो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, वो लोग अपने बेटे की शादी किसी दूसरे राजा के बेटी के साथ कर देते थे, ताकि अब क्या होगा कि दूसरे राजा के बेटे के साथ अगर करेंगे तो वो किंगडम भी उन्हीं का ही अपना ही हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, उनका पावर जो है वो बढ़ जाएगा। एंड ये चीज़ सिमिलरली यहाँ पे भी होती है, एरिस्टोक्रेट्स में भी होती है। दे यूज टू ओन स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब है बहुत बड़ा कोई लैंड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है होगी वो। एंड दे ऑल्सो यूज टू स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच में बात करते थे। एंड दे वर कनेक्टेड बाय मैरिजेस, तो ठीक है, सक्सेशंस, तो इस तरीके से वो आपस में मतलब ये करते थे। ओके, नाउ दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। मैंने अभी वही डिस्कस किया ना कि एक छोटा सा ग्रुप था, बट हालांकि पावरफुल था। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो पीजेंट्स थे, ठीक है। अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा था, द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर। टेनेंट्स का मतलब है जो रेंट दे के लैंड में काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब वो लैंड लेते हैं एंड उसके बदले में वो लोग रेंट पे करते हैं, तो वो होते हैं टेनेंट्स। एंड कुछ ऐसे स्मॉल ओनर्स भी थे वहाँ पे, लैंड ओनर्स भी थे। और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की हालत कैसी थी, वहाँ का जो रीजन था ना उसमें ये जो लैंड होल्डिंग्स थी, एंड यहाँ पे हम देख सकते थे कि जो सर्फ्स थे वो लोग यहाँ पे कल्टिवेट करते थे। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो मैंने आपको सर्फ के बारे में बताया था, मेनोरियल ड्यूज, सर्फडम, फ्यूडलिज्म, याद है। यानी कि कोई एक बहुत बड़ा लैंड होगा तो वो जो लैंड होल्डर जो है, मालिक है, ठीक है, वो क्या करेगा, बहुत जो पीजेंट्स होते हैं ना उनको बोलेगा कि तुम आओ यहाँ पे काम करो, क्योंकि इनके पास तो अपना लैंड है नहीं, तो इनको मजबूरी में इसके अंडर में इनके लैंड में काम करना पड़ेगा। ये लैंड किसको बिलोंग करता है, इसको। ये लोग इसी के लैंड में काम करेंगे एंड इन लोगों को बोला जाता है सर्फ्स, ठीक है। और ये जो किसी के अंडर में काम करना, इसको कहा जाता है सर्फडम, ठीक है। जब सर्फ्स किसी के अंडर में काम करते हैं उसको कहते हैं सर्फडम, ठीक है। तो ईस्ट एंड सेंट्रल रीजियंस में हम बोल सकते हैं कि फ्यूडल सिस्टम जो है ये प्रेवलेंट था। फ्यूडल सिस्टम, ये जो पूरा प्रोसेस है वो है फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। ये तो था वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की पैटर्न, मैंने बता दिया कि किस तरीके से पीजेंट्स वहाँ पे काम करते थे। चलो
ओके, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, तो यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग पढ़ते हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं। यहाँ पे ना ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and emergence of commercial class whose existence was based on production for the market। अब देखो यहाँ से जो हम लोग ये जो क्वेश्चन मतलब पढ़ रहे हैं ना कि जो न्यू मिडिल क्लास, अब हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। तो एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप में ना धीरे धीरे इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो ग्रो कर रही थी, ठीक है, एंड ट्रेड भी हो रहा था। तो ट्रेड करने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भी तो कुछ लोगों की जरूरत होगी। तो अब आया सामने एक नया क्लास, ठीक है, एक नया क्लास हमारी सोसाइटी में आया, हमारे नहीं यूरोपियन सोसाइटी में आया, एंड ये इसका नाम पड़ गया कमर्शियल क्लास, ठीक है, ये कमर्शियल क्लास था, यानी कि एक न्यू मिडिल क्लास, ठीक है ना। So industrialization began in England in the second half of the 18th century। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, ठीक है, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो इंग्लैंड ना हमेशा हर चीज में आगे रहता है, 2 कदम आगे। तो इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू हो गया था, बट फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ कब, 19th सेंचुरी में, यानी कि बहुत लेट था उस समय। मतलब ऑब्वियसली इंग्लैंड के मुकाबले जर्मन एंड फ्रांस जो है वो मतलब पीछे ही थे। अब क्या हुआ, एक न्यू सोशल ग्रुप जो है वो सामने आया, मैंने वही बोला ना, एक नया क्लास सामने आया, वो क्या था, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अब ध्यान से देखो, अगर कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप अगर होगा तो उसको चलाने के लिए कुछ लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। क्या, कौन कौन से लोगों की जरूरत पड़ेगी, मान लो एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए होगा, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई वर्कर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत लोग जो है वो आएंगे, यानी कि न्यू प्रोफेशंस जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, न्यू प्रोफेशनल्स। जैसे देखो मैकेनिक एक, ये अपना एक प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर एक वो एक प्रोफेशन है, इंजीनियर वो भी एक अलग प्रोफेशन है, इजंट इट। तो इस तरीके से कुछ नए प्रोफेशंस जो है वो सामने आए, कुछ न्यू बिजनेसमैन आए, ठीक है। बिजनेसमैन क्या करते थे, वही ट्रेडिंग वगैरह जो है वो भी, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी सामने आए। तो ये आ गया मिडिल क्लास, अपना न्यू मिडिल क्लास। तो ये जो अपने टॉपिक में लिखा गया है ना कि ये न्यू मिडिल क्लास क्या है, मतलब मिडिल क्लास, और वो भी नया। तो ये अब हमको समझ में आ गया कि नया क्यों बोला गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, कोई ट्रेड करेगा तो कोई प्रोफेशन होगा वो संभालेगा, अपना काम संभालेगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। इन्हीं लोगों को, इन्हीं ये जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी जो है, जो वर्कर्स भी हैं, इन्हीं लोगों को भी मतलब आई मीन वर्किंग क्लास पॉपुलेशन वर नॉट द मिडिल क्लास, बट ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स हैं, दे वर द मिडिल क्लास, ठीक है ना। तो ये सामने आए, एंड यहाँ से अब शुरू हुआ नेशनल सेंटिमेंट का ग्रो होना। ऐसे कैसे शुरू हो गया मैम, अभी बताती हूँ। अब ये लोग क्या थे, इनके पास आ गया पावर, ठीक है। अब मेरे पास, मान लो कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो मैं अभी क्या सोचूंगी, मैं अभी अपना पेट कैसे पालूं, मतलब किस तरीके से मुझे खाना मिलेगा ये सोचूं, या मैं ये सोचूं कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, हम पे कौन राज कर रहा है ये सोचूं। ऑब्वियसली मेरे पेट में खाना जाए पहले मैं ये सोचूंगी। तो वैसे ही जब ये लोग, मतलब इनके पास, मतलब ये क्लास जब शुरू नहीं हुआ था, मतलब नहीं आया था, ठीक है, इनके पास भी जब इतने भी पैसे नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो वो भी इतना नहीं सोचते थे। बट जब उनके पास पैसा आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, अच्छी खासी पैसे आने लग गए, तो वो भी भाई पढ़ लिख रहे थे, एंड एक मतलब क्या बोले, उनकी सोच भी जो है वो भी बदल रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो सही नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रीडम, राइट। तो यहाँ से वो लोग बोल रहे थे कि हमें ये जो एरिस्टोक्रेसी है ना, इससे छुटकारा चाहिए, एंड यहीं से शुरू हुआ नेशनलिज्म। एक नेशनल सेंटिमेंट जो है वो ग्रो हो गया। दे वांटेड अ नेशन स्टेट, वो अपने लिए एक नेशन स्टेट चाहते थे, ठीक है ना।
तो ये हमको समझ में आ गया कि एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास जो है वो क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो न्यू मिडिल क्लास है वो चाहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी इतने डोमिनेंट क्यों है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें बिल्कुल मतलब हमें अपना पावर भी चाहिए, हमें अपना फ्रीडम भी चाहिए, तो वो ये चाहते थे। तो अब बात आती है लिबरल नेशनलिज्म की, तो वहीं से शुरू हुआ लिबरल नेशनलिज्म। बट व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? ये जो लिबरलिज्म का मतलब है ना, ये कहाँ से, मतलब ये लिबरलिज्म कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है लिबर, ठीक है। लिबर का मतलब क्या है? फ्री। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम। तो ये जो नया मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ है, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सारे लोगों के लिए फॉर एवरी इंडिविजुअल, सारे लोगों के लिए मतलब फ्रीडम होनी चाहिए एंड लॉ के सामने सारे बराबर होने चाहिए। उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिबरलिज्म के ऊपर आ सकता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे? लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। सारे लोग समान लॉ के सामने, ठीक है। वो लोग क्या चाहते थे? दे वांटेड टू एंड ऑटोक्रेसी, ठीक है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। ऑब्वियसली नेशनलिज्म का मतलब वही है ना, एक स्टेट, अपना एक नेशन चाहना। तो नेशन में क्या होगा? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान रहेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रहेगा, एक पार्लियामेंट रहेगा जहाँ पे लॉज वगैरह बन सके, ठीक है, चेंज किए जा सके। और वो लोग ये भी चाहते थे कि जो लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हथिया लिया जाता है ना, वो भी बंद हो जाए। तो इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो ये सारी चीजें उनकी डिमांड थी। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. अब बोला तो गया है कि हाँ भाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, बट फिर भी सारे लोगों को ना यूनिवर्सल सफरेज में इक्वलिटी नहीं मिलती थी। सफरेज का मतलब क्या है? सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, वोट देना, ठीक है। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। ये जो राइट टू वोट या राइट टू गेट इलेक्टेड, ये किसको दिया जाता था? ये किसको ग्रांट किया जाता था? जो प्रॉपर्टी ओनिंग मेन है। अब देखो, मेन और वुमेन, ठीक है ना। तो मेन जो प्रॉपर्टी ओनिंग है एंड जो विदाउट प्रॉपर्टी है, विदाउट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इन मेन में से जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ही ये यूनिवर्सल सफरेज मिलती थी। वो लोग वोट भी दे सकते थे, यानी कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते थे, या तो वो खुद इलेक्शन में भी खड़े हो सकते थे, ठीक है। बट जो मेन, जिन मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो ना ही वोट दे सकते हैं और ना ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और वुमेन की तो बात ही छोड़ दो, उनको भी अलाउ नहीं था। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ना, दैट इक्वलिटी बिफोर ऑल, इक्वलिटी बिफोर ऑल, ये यूनिवर्सल सफरेज के मामले में बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं थी। समझ में आ गया? पूरा क्लियर? अगर समझ में आ गया जल्दी से कमेंट में बता देना कि हाँ भाई समझ में आ गया मैम, एंड एक लाइक का बटन दबा देना। वैसे लाइक का बटन एक ही होता है खैर, नेक्स्ट, ओके। एंड इकोनॉमिक स्फीयर में, ठीक है ना, लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। और इकोनॉमिक स्फीयर में, मतलब मार्केट में, लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि ये जो मार्केट में कुछ फ्रीडम नहीं मिलती थी, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थे, स्टेट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए रखे थे बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब ये गुड्स तुम नहीं ला सकते हो, या अगर तुम ये लाओगे तो यहाँ पे इसके साथ अलग से कस्टम ड्यूटी बिठाना पड़ेगा, कुछ ट्रेड बैरियर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थी, या कस्टम बैरियर्स जो बोलो वो थी। तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था इन सारी चीज़ों से छुटकारा, मतलब फ्रीडम चाहिए था इन मार्केट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखो, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग नेशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं।
Napoleon's administrative measures had created out of countries small principalities, a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. आपको याद है कल हम लोग नेपोलियन कोड जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे क्या बताया गया था कि एक यूनिवर्सल वेट एंड मेजर जो है उसने बना दिया था, यानी कि एक स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्म बना दिया था सारी चीज़ों का. ठीक है, मतलब यही वेट रहेगा, यही मेजरमेंट रहेगा एंड इसी को पूरे जगह पे फॉलो किया जाएगा. नहीं तो क्या होता था, डिफरेंट अगर रीजन्स थे तो यहाँ पे अलग चीज़ मतलब मेजरमेंट था, यहाँ पे अलग मेजरमेंट, यहाँ पे भी अलग. तो इससे क्या होता था, एक तो टाइम कंज्यूमिंग था, तो कुछ हिसाब किताब में भी गड़बड़ हो जाता था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. तो ये नेपोलियन ने लेकिन सही किया था, राइट. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. देखो 1833 में ना एक मर्चेंट वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जो है वो ट्रैवल कर रहा था. ये भी जर्मन रीजन ही है, ठीक है ना. इनमें 6-7 घंटे की दूरी है, ठीक है ना. तो वो मतलब ये कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, बट उसको ना 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ा था एंड ही हैड टू पे कस्टम्स ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम. वो 11 बार उसने 5% का कस्टम ड्यूटी यानी कि जो टैक्स होता है ना इधर मतलब जो टैक्स लेविड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उस पर उसने 5% का टैक्स वो 11 बार देते देते आया. सोचो, अब देखो जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं उसमें ना जो MRP होती है ना उसमें ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड रहता है, तभी तो सेलर हमको बेच सकता है. नहीं तो उसका अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमको कम पैसों में नहीं दे सकता. तो अगर इस मर्चेंट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो वो भी गुड्स बहुत कीमत में सेल करेगा एंड एज अ रिजल्ट लोग खरीदेंगे भी नहीं उससे, इजंट इट. तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता था. तो ये ऐसे एक मर्चेंट के बारे में बोला गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे बहुत सारे हादसे होते थे. ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. अब मेजरमेंट के हिसाब से या वेट के हिसाब से भी टैक्स उनको देना पड़ता था. As each region had its own system of weights and measures, this involved a time-consuming calculation. हर जगह पे अपना अपना एक weights and measures रहता था. ठीक है, मान लो कि एक ये रीजन है A, यहाँ पे बोला गया कि 1 kg के लिए आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये. ठीक है, ये B एक जगह है, यहाँ पे 1 kg के लिए आपको देना पड़ेगा 20 रुपीज़. तो इस तरीके से एक डिफरेंस आ जाता था एंड ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. मैं तो यहाँ पे 1 kg के हिसाब से बता रही हूँ तो आपको देखने में बड़ा ही आसान लग रहा है, बट जब वेट्स जब ज़्यादा रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. चलो, द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली, या इसको एल भी कहा जाता है, ठीक है ना. विच इन ईच रीजन, ये और एक एग्जाम्पल दिया गया है, स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ. तो ये जो एल जो है ना, या एली जो है, ये डिफरेंट रीजन में ना डिफरेंट लेंथ इसका बोला गया था. जैसे देखो, एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ. फ्रैंकफर्ट में आपको 1 एल में कितना सेंटीमीटर मिलेगा? 54.7. मेन्स में कितना मिलेगा? 55.1. न्यूरेमबर्ग में कितना मिलेगा? 65.6. एंड फ्रीबर्ग में कितना मिलेगा? 53.5. तब समझ में आ रहा है? यहाँ तो मैंने आपको होल नंबर्स दिखा दिया था तो आपको इजी हुआ था, अब डेसिमल्स में आ गए तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग बहुत था. तो इसको रोकने के लिए एक सुपर हीरो आया जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन. ये ज़ोल्वेरिन क्या है? ज़ोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन है जो कि 1834 में फॉर्म हुआ था. किसने फॉर्म किया था? प्रूशिया के जो राजा थे, मतलब प्रूशिया की इनिशिएटिव की वजह से ये फॉर्म हुआ था. ठीक है, आपको पता है जर्मन जो रीजन्स थे वो प्रूशिया के अंडर में ही आते थे पहले. तो वहाँ पे भी ना जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उन लोगों ने भी इसमें सहायता किया. बट हमको ये समझ में नहीं आया कि कस्टम यूनियन का मतलब क्या है. कस्टम यूनियन का मतलब है कि जो भी टैक्स, जो भी ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं या जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो लग रहे हैं उनको हटा दो. ठीक है ना, द रिमूवल ऑफ द कस्टम बैरियर्स. एंड उसके बाद देखो यहाँ पे भी बोला गया है द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, यानी कि वो जो टैक्स जो लगता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, वो टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस मतलब एबॉलिश कर दिया गया, एकदम बंद कर दिया गया. एंड जहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो टैक्स वगैरह लगता था उसको भी ना
कम कर दिया गया, मतलब जो 30 था उसको 2 में बदल दिया गया, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस लाया गया था। ये था ज़ोल्वरिन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार। मतलब ये पढ़ना कि डेट कब हुआ था और किसने शुरू किया था, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म, एक सेकेंड, ये नहीं, वेर इट इज, हाँ, ये जो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, नेशनलिज्म तो है बट हमको फ्रीडम चाहिए पूरा, मतलब वो लोग एक नेशन स्टेट भी चाहते थे विथ फुल फ्रीडम, बट यूनिवर्सल सफरेज उनको नहीं मिलता था। सारे लोगों के लिए ये लॉ इक्वल नहीं था, ये चीज़ था। सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग में इनको ही हक था वोट लेने का और इलेक्शन में खड़ा होने का। एंड ये फ्रीडम ऑफ मार्केट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ज़ोल्वरिन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद से एक नया कंजर्वेटिज्म आया। ये क्या था, पहले तो हम लोग ये समझेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म क्या है? It is a political philosophy that stress the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. तो यानी कि अब हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि मतलब वही पुराने ख्यालातों वाले, ठीक है। यानी कि जो ट्रेडिशंस ऑलरेडी हैं, मतलब इस्टेब्लिश्ड हैं, जो इंस्टीट्यूशंस, जो कल्चर जो है ना, उन्हीं चीज़ों को फिर से फोकस किया जाए, उनका इम्पोर्टेंस जहाँ पे ज़्यादा माना जाता है। यानी कि जो मोनार्कियल रूल जो था, ठीक है, हम बोल सकते हैं, फिर जो भी वो क्लर्जी वगैरह जो भी था, उसी चीज़ में फोकस करना, ठीक है। ये कंजर्वेटिज्म जो है वो शुरू हो गया 1815 के बाद से। कैसे शुरू हुआ? देखो, 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था। देखो फ्रांस की हालत देखो, अब पहले मोनार्कियल रूल था, उसके बाद आया डेमोक्रेसी, उसके बाद आया नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन ने आके, नेपोलियन को मैं ब्रैकेट में मोनार्की लिखती हूँ, ठीक है ना, बट नेपोलियन एक डेमोक्रेसी को मतलब बर्बाद तो कर दिया था, बट वो खुद एक एम्परर भी बन गया था, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी उसने किया था। तो वो इनडायरेक्टली हाँ भी एक, मतलब आई विल नॉट से मोनार्की, बट क्या बोलूँ मैं, एक ऑब्वियसली वो एक ये चीज़ तो था, ठीक है। एंड मेरे मतलब क्या आ रहा है दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या भूल रही थी मैं। ओके, फिर अब नेपोलियन को हराने के बाद ये जो मोनार्की है ये फिर से वापस आ गया, ठीक है। मतलब आप बोल दो कि एक साइकिल की तरह था, ठीक है। ये मोनार्की, फिर आया डेमोक्रेसी, फिर आया नेपोलियन, फिर नेपोलियन से फिर मोनार्की, ये एक साइकिल की तरह बन गया। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब ये नेशनलिज्म जो सेंटिमेंट था वो ग्रो हुआ था, बट उसके बाद जो नेपोलियन जब रूल करने लग गया, उसके बाद ना ये कंजर्वेटिज्म जो है इसकी मतलब ये जो है ये ज़्यादा क्या बोले प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। सो 1815 में ना ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन को डिफीट कर दिया था। एंड ये डिफीट करने के बाद ये लोग वीना में मीट किए ताकि एक सेटलमेंट बना सके कि भाई नेपोलियन ने तो देखो बहुत कुछ, जो भी मोनार्क्स थे उनको हटा दिया था ना, वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके बाद तो वो सब हट गए थे। तो अब जब ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ये सब मिलके जब फ्रांस से नेपोलियन को हटा दिया, अब उनके दिमाग में तो ये ख्याल आएगा कि भाई अब कौन किस में कितनी टेरिटरी बांटी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ऑस्ट्रियन चांसलर जो थे, जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। हु वॉज ड्यूक मैटरनिच, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप क्या बोलोगे? ही वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना, ठीक है ना। एक मीटिंग जो है वो एक उन्होंने होस्ट किया था, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वीना जो है वो साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ वीना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? It had the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. तो Napoleonic Wars के दौरान जो जो changes आए थे वो सारे changes को दोबारा से बिठाने की, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जब बर्बन डायनेस्टी को, जिस बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था पावर से, उसको अब रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि उसको फिर से पावर दे दिया गया है. एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. तो नेपोलियन के अंडर में जो जो टेरिटरीज मतलब फ्रांस ने जीता था, ठीक है, वो सारे टेरिटरीज भी वापस चले गए. किसके पास चले गए? ये ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के पास चले गए इन लोगों ने समझौते में. एंड ये जो ट्रीटी ऑफ वीना था, इसी के समझौते में उन्होंने इसको एक सेटलमेंट कर लिया. ठीक है, अब देखो, अब ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म जो है ना, इनका जो एक रिजीम था, ठीक है ना, तो कंजर्वेटिव रिजीम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक यानी कि वो लोग ना अपना एक क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक एक पावर होता है ना, मतलब लोगों के पास पावर रहता है. ऑटोक्रेटिक का मतलब है जो वहाँ का रूलर है, जो लीडर है, उसी के पास सारा पावर रहता है एंड वो जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे वो रूल कर सकता है. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट का मतलब है डिसएग्रीमेंट. तो वो लोग ना ही क्रिटिसिज्म टॉलरेट करते थे और ना ही उनके साथ अगर कोई डिसएग्री करता था उसको टॉलरेट करते थे. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs. जैसे आपने देखना मूवीज में कुछ सेंसरशिप किया जाता है ना, कि ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते, ये दिखाओगे तो कुछ दंगा फसाद होगा समथिंग. तो वो लोग क्या करते थे कि न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, प्लेज में, इवन गानों में भी अगर उनके खिलाफ उनको लगे कि हाँ उनके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, तो वो उस पर भी उन्होंने सेंसरशिप बिठा दिया था. यानी कि पहली बात है, उन्होंने मुंह बंद कर दिया था हर इंसान का. ठीक है, सो ये था न्यू कंजर्वेटिज्म. ठीक है, तो समझ में आया कि किस तरीके से 1815 के बाद न्यू कंजर्वेटिज्म आया नेपोलियन को हराने के बाद, एंड उन लोगों ने क्या क्या किया था, ये सारी चीजें उन्होंने किया था. ठीक है, अब देखो इतिहास गवाह है, जब इस तरीके से ऑपरेशन बढ़ जाए, यानी कि जुल्म फिर से आ जाए, मतलब होता है ना वो क्या बोलते उसको, हाँ एक भागवत गीता का एक डायलॉग था ना, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ. तो काइंड ऑफ दैट यू नो, कि फिर से जब ये मतलब बढ़ गया, इन ये जो मोनार्क्स थे, जो रूलर्स थे, इनका जब अत्याचार बढ़ने लगा, तो लोगों को फिर समझ में आया कि नहीं, अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, नहीं तो ये लोग, इनका जो मर्जी है ये वही करते रहेंगे, तो हमारे लिए वो सही नहीं होगा. तो अब आए रिवोल्यूशनरीज, जैसे हमारे इंडिया में भी था ना, जैसे ब्रिटिश रूल करते थे एंड उनको हटाने के लिए, क्योंकि वो लोग हमारे इंडियंस देख रहे थे ना कि किस तरीके से वो गलत तरीके से हमको यूज़ करते थे, है ना, हम पे अत्याचार करते थे, एंड इसीलिए वो लोग रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. तो इसी तरीके से जो रेवोल्यूशनरीज जो थे, मतलब मतलब रेवोल्यूशनरीज यानी कि मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, यूरोप के जो लोग थे, अब उनमें भी कुछ लोग जो है वो रेवोल्यूशनरी बन गए थे. अब उन्होंने भी बोला कि नहीं भाई, हमको तो इन मोनार्क्स को हटाना है रास्ते से. इनमें से एक सबसे बड़ा नाम जो है सामने आता है जिसेपे मजीनी का. ये भी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे. इनका जन्म हुआ था जेनेवा इन 1807, यानी कि इटली में हुआ था. एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी. सीक्रेट सोसाइटी का मतलब क्या है कि मतलब चोरी छुपके राजा से या जो भी गवर्नमेंट वगैरह जो भी है उनसे छुपा के एक सोसाइटी क्रिएट करना. एंड यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, मतलब ये लोग अपना प्लॉटिंग करते थे कि किस तरीके से हमको इनको भगाना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी रिवोल्ट की पूरी तैयारी करते थे. ठीक है ना. And as a young man of 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. तो जब वो 24 साल के थे, जब यानी कि 1831 में, तो उन्होंने लिगोरिया में एक रिवोल्ट किया था, एक रेवोल्यूशन किया था, एंड इसके वजह से उनको देश से निकाल दिया गया था. एग्जाइल यानी कि देश से बाहर भगा देना. ठीक है ना, भेज देना, नॉट भगा देना, भेज देना. तो अब देखो, जिसके अंदर ये रेवोल्यूशन की जो, ये क्रांति की जो भावना है ये जग चुकी है ना, उसको आप कहीं पे भी नहीं रोक सकते हो. ठीक है, तो वो जहाँ पे भी गया ना, वो जहाँ पे भी गए वहाँ पे भी उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज जो है उन्होंने खुद क्रिएट किया. He subsequently founded 2 more underground societies, जैसे यंग इटली था इन मर्साइल्स में, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न
तो बर्न में भी उन्होंने एक यंग यूरोप नाम का एक सोसाइटी बनाया था, एंड मर्साइल्स में भी उन्होंने यंग इटली के नाम पे एक सोसाइटी बनाया था। सीक्रेट सोसाइटी थे, ठीक है ना, अंडरग्राउंड यानी कि वही चोरी छुपके जो काम करते हैं। एंड यहाँ के मेंबर्स कौन थे? दे वर लाइक माइंडेड यंग मेन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स, यानी कि यूरोप के कोने कोने से जिन भी लोगों का मकसद यही था, जिन भी लोगों का सोच मजीनी के साथ मैच होता था, वो लोग यहाँ पे आके मेंबर्स बनने लगे। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड, ये वाला पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना कि व्हाट डिड मजीनी बिलीव, ये वाला भी है, एमसीक्यू में आ सकता है। सो मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो नेशंस है ना, नेशंस में ना एक्चुअली पीस होना चाहिए, ठीक है, पीस होना चाहिए। ये जो किसी दूसरे के प्रति जो स्ट्रॉन्गर है, जो पावरफुल है, वो किसी दूसरे पे अत्याचार करे, ये नहीं करना है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि नेशन में सारे लोग जो हैं, जो जितने भी इंसान हैं, वो सारे लोग ना एक यूनिटी में रहेंगे, ठीक है, एंड इनमें पीस जो है वो प्रिवेल करेगा, ना कि इतने सारे ये जो टॉर्चर्स वगैरह जो भी चल रहा है ना, दंगे फसाद, ये नहीं होना चाहिए था, विच आई ऑल्सो अग्री। So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. तो वो ये भी बोल रहे थे कि इटली में ना ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स एंड किंगडम्स का एक पैचवर्क नहीं होना चाहिए, इटली को यूनिफाई होना चाहिए, इटली को एकजुट करना चाहिए। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, वहाँ पे भी हम लोग उसको और अच्छे से समझेंगे। तो मजीनी का मानना था कि इटली भी क्या है, ये एक पैचवर्क बन गया था। नॉर्थ वाला पार्ट जैसे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स रूल करते थे, नीचे वाला मतलब मिडिल वाला पैपल स्टेट्स था, फिर नीचे वाला जो किंगडम ऑफ जो 2 सिसिलीज, तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है, इटली को। एंड सर्दिनिया पीडमोंट भी था भाई, ओके ना। तो इस तरीके से किंगडम को मतलब इटली को डिवाइड किया गया था। एंड मजीनी वांटेड कि ये सारे लोग आपस में मतलब मिले, यूनिफाई हो और एक कंप्लीट नेशन क्रिएट करें, ठीक है। Now, following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस एंड जर्मनी में भी इस तरीके के सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो बिठा दिए गए। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. अब conservatives को डर लगने लग गया, किससे? मजीनी से। क्यों? क्योंकि मजीनी कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कि मोनार्क्स को किस तरीके से हटाया जाए, वो उनके अगेंस्ट में थे, ठीक है ना। एंड मेटरनिच कौन थे? वही ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। उन्होंने मजीनी के लिए एक टिप्पणी दी थी। उन्होंने उनको बोला था, मतलब डिस्क्राइब किया था, दैट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आवर सोशल ऑर्डर यानी कि जो कंजर्वेटिज्म है, ठीक है, या जो मोनार्की जो है ना, उसके उनके सोशल ऑर्डर के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? मजीनी है। तो ये था रेवोल्यूशनरीज, हमारा जो लास्ट मतलब सब टॉपिक था, आई मीन आज के टॉपिक के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा। तो हम लोग एक बार फिर से छोटू सा रिकैप कर लेते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से यूरोपियन मतलब 18th सेंचुरी में यूरोप की हालत कैसी थी कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर में देखा था। फिर हमने पढ़ा कि एरिस्टोक्रेसी कौन थे, मतलब एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, फिर किस तरीके से न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर उनके हिसाब से लिबरल नेशनलिज्म किस तरीके से मतलब क्या मतलब था उसका। फिर इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स क्या था, ज़ोल्वरिन क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर किस तरीके से 1815 के बाद एक न्यू कंजर्वेटिज्म सामने आया, ठीक है, मतलब नेपोलियन को हराने के बाद। और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिज्म फैलने लग गया, फिर आए अपने रिवोल्यूशनरीज इन चीज़ों को हटाने के लिए। सो आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज सेशन। अगर कहीं पे भी छोटा सा भी अगर डाउट होता है, बेझिझक मेरे टेलीग्राम चैनल में पूछना, मतलब जो ग्रुप है वहाँ पे पूछना, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। बट एक हेल्प तो करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू लाइक दिस वीडियो एंड यू नीड टू शेयर दिस वीडियो। जितना हो सके उतना शेयर करो,
ठीक है, मतलब एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना। और यस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी आप तक पहले नोटिफिकेशन जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सी यू टुमारो।